वालेकुम। जी, अपना सब स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? तो मुझे चैट बॉक्स में जरा कंफर्म कर दे। ओके। काफी लॉन्ग वीकेंड के बाद हमने ज्वाइन किया है क्लास को वैसे। सब कैसे हैं? ठीक है, मतलब कि वैसे तो काफी दिनों बाद, मतलब कि 2 वीक के बाद ही हमने लेक्चर अटेंड किया। लास्ट वीक भी एक लेक्चर मिस हो गया था, एक कल भी हो गया। तो हम सब स्टूडेंट्स आ जाए, हम ज्वाइन करते हैं वैसे। हमने परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर लिया था। 6 चैप्टर ऐसे ही था। जी ईजा। हमजा खान साहब, अनीस, हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ऐसे स्टूडेंट्स, अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट डे हो आज, ऐसा तो कोई नहीं है? इस चैप्टर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी की क्यूरी हो तो प्लीज आस्क। मैंने वैसे पिछले वीक में कोई असाइनमेंट्स भी नहीं दी, वैसे मैं कहा चलें आप ये रीड आउट कर लें। वैसे केस स्टडीज वैसे हमारे पास बनी हुई थी, लेकिन वो सर्कमस्टांस मैं शेयर नहीं कर सका। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे उसी केसेस के पैटर्न के बाद, उसी केसेस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 6 चैप्टर में, तो प्लीज आस्क। जी ईजा, मोहम्मद आरिफ, आपको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, इसमें क्यूरी कोई जहन में हो? आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं ये? जी एहसन नदीम। अनीस, ईजा आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सर, सब क्लियर है, माशाल्लाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है अनीस साहब कि सब कुछ क्लियर है। क्लियर ये वो साफ सुथराई वाला खुशखत वाला तो नहीं है? समझ में आई है ये चीज, बात की क्लियर है या वैसे ही साफ है? जी ख्वाहिश यास, आपका फर्स्ट डे तो नहीं है आज? अच्छा नहीं सर, मिस एमसीक्यूज अभी तक नहीं है। चलिए वो, लेकिन ये है कि मैं इसमें फोकस करता हूँ ऑब्जेक्टिव पे ना, क्योंकि जितने भी ज्यादा हों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उतने कम होते हैं। सब्जेक्टिव का इंसान का ना फिर भी कर लेता है कि यार इसमें से याद कर लिया, ठीक है, ये बुलेट्स हैं। एमसीक्यूज पे तहाशा बन सकते हैं जहां से भी आपको मिलती हैं, एक्सेप्ट बुक भी, वहां वहां से भी आप कर सकते हो। जितने ज्यादा करो उतनी अच्छी हैं। ख्वाहिश, आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद उसामा अकबर,
अच्छा, ये मोड्स ऑफ द काइंड्स ऑफ द डैमेजेस सब कुछ क्लियर होने, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अदरवाइज ये है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं, और इस वीक में तो इंशाल्लाह आपको ये रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स भी और करंट लेक्चर भी जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसकी आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, केस स्टडी भी आपको शेयर हो जाएंगे। होप्स हो गया है कि आप करने के अटेम्प्ट करने के काबिल हों। हाँ ये है कि लास्ट वीक में कुछ ऐसा था कि मिस हैपनिंग होगी भी थे, कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट ये होता है कि इस तरह जल्दी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह टुडे नाइट और टिल टुमारो आई विल शेयर दिस। आई थिंक हमने इस चैप्टर के कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, हमने कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया था इस चैप्टर का। जो मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा दिया था। एनीवन पर्सन, जी अनीस आप बताओ जरा। ये क्वांटम मेरूट एप्लीकेशन, जी अनीस, इजा, आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो शायद मैं एक्टिव नहीं हूँ या आप लोग एक्टिव नहीं बैठे हैं। हमजा मैंने ये नहीं पूछा कि क्लियर है, मैं चैप्टर का पूछ रहा हूँ कि कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था, क्योंकि कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दो तीन जगह मिक्सअप हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम स्किप तो ना कर रहे हो। जी आपको आवाज आ रही है? अनस, ठीक है हमजा नहीं पढ़ा, चलो हम पढ़ा देते हैं हमजा। अच्छा चले, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मीनवाइल ये है कि हम करते रहेंगे। तो साहब आवाज तो मेरी क्लियर है, हम तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पढ़े थे, जो कॉन्ट्रैक्ट के उसमें फॉर्म में नहीं लेके जाते, जिस तरह कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये कॉन्ट्रैक्ट के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिसमें स्पेसिफिक पैटर्न ये हिट हो रहे होते हैं। लाइक कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था कि यार ये हमने लॉ में डिस्कस नहीं किया हुआ है कि कॉस्टिक, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस, कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास डेवलप हो गया। लाइक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की हमने एग्जांपल दी होती है, कुछ हमने वो कहते हैं ना बाय मिस्टेक किसी घर पे चीजें छोड़ देना और वो उसकी इजाजत के बगैर वो चीजें यूज कर लेता है। हमने बड़ी अच्छी एग्जांपल लास्ट टाइम कोड की थी हमने इसकी, तो वो कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के जिम्मे में आते हैं कि यार उसको इजाजत देनी चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप वो बन जाता है। इस तरह की कुछ कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ इसी तरह कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कंटीजेंसी की अप्रोच यूज करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में लेंगे। कंटीजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम पढ़ेंगे, प्लेज ये हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस में से क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम आते हैं कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि यहाँ पर हम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं। सबसे पहले है कि कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है क्वांटम मेरूट की। पहले क्या है कि कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कहता है कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन होता है इम्पोज्ड बाय लॉ इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। इनके दरमियान में, दोनों के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन लॉ की वजह से इम्पोज हो जाता है, लॉ की वजह से उस पर
जिसको कहते हैं थोप दिया जाना, जबरदस्ती वाला एक किस्म का काम होता है। जबरदस्ती भी नहीं होता, मतलब कहते हैं कि यार एग्रीमेंट नहीं होता, प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होती इसकी, लेकिन वो इम्पोज हो जाता है ड्यू टू दी सिचुएशन ऑफ लॉ, ऑब्लिगेशंस पर आयद हो जाती है, एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अ कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑब्वियसली प्री प्लान तो चीजें होती नहीं है इसमें, बट इज अ लीगल सब्स्टिट्यूट फॉर्म्ड हो जाता है, एक लीगली तौर पर उसका रद्दो बदल हमारे सामने आ जाता है टू इम्पोज इक्विटी। कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द इक्विटी लॉ, बराबरी की बुनियाद पर बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान में। The concept of the quasi contract is that of a contract that should have been formed even though in actually it was not. quasi contract का concept क्या है? क्या contract होता है जो कि बनना चाहिए था, even though in no actually it was not, actually वो नहीं था। Example हम कर लेते हैं, the other name of quasi contract is a constructive contract. The types of the quasi contract listed below ने एग्जांपल कोट किए हैं कि जैसे सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, कहता है अगर एक पर्सन इनकेपेबल है टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट और हिज डिपेंडेंट उसके सरपरस्ती में जो भी होते हैं इज सप्लाइड बाय अनदर नेसेसरीज, सप्लाई करते हैं उसकी दूसरी नेसेसरी जरूरियात को, सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, लाइक पर्सन सप्लाइंग सच नेसेसरीज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड हिज प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब कि अगर इनकैपेबल पर्सन है और उसकी सरपरस्ती करने वाला उसके अनदर पर्सन उसकी नेसेसरीज अगर प्रोवाइड वो करता है तो वो क्या कहते हैं, लाइफ द पर्सन सप्लाइंग, जो पर्सन जो सप्लाई कर रहा है उसकी नेसेसरीज ऑफ द लाइफ को, उसकी जरियात जिंदगी को, तो वो क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी से इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स, उसकी प्रॉपर्टी से उस प्राइस को वो रीइंबर्स कर सकता है, वापस वो ले सकता है फ्रॉम सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन, लाइक माइनर हो गया, इनकेपेबल पर्सन हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, डिसेबल्ड पर्सन हो गया, तो उसकी जगह पर फॉर एग्जांपल उसका लीगल एजेंट है, लीगल हेड्स हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अगर वो जब वो करता है तो उसकी वो प्रॉपर्टी में से वो टेकअप कर सकता है, रीइंबर्स कर सकता है। तो एक कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअली देखो दोनों में एग्रीमेंट नहीं, वो तो होता भी है लेकिन बाजू का नहीं भी होता, लेकिन उसके कहते हैं जिम्मेदारी है कि इनकेपेबल पर्सन कोई लाइक फादर है उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी है कि नेसेसरीज ऑफ द लाइफ और हिज डिपेंडेंट सप्लाई बाय अनदर पर्सन। लाइक नीचे एग्जांपल कोड कर लेते हैं, आजम सप्लाइज हबीब, आजम सप्लाइज हबीब, लॉन्टिक, लॉन्टिक कहते हैं अपने होशावास में कहता है दीवाना बंदा जिसको हम कहते हैं दरवेशी, विद नेसेसरीज suitable to his condition in life. Azam is entitled to be reimbursed from the Habib's property. इस तरह Wasim supplies his wife and children of Saeed Atlantic with necessaries suitable to their condition in life. Wasim is entitled to be reimbursed from the Saeed's property. आगे पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन, वो ये क्या है, पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, जो दिलचस्पी रखता है इन द पेमेंट ऑफ मनी में, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, जिसमें किसी दूसरे को लॉ ने बाउंड कर दिया है कि आपने पे करनी है, एंड हु देयरफॉर पेज इट इज, और जो पे करने वाला है उसके बिहाफ पर, तो वो क्या है, रीइंबर्स कर सकता है बाय अदर, दूसरे से। Thus, the essential requirement of this section is रिम्बर्स करने के लिए क्या कंप्लीमेंट्री है कि वो रिम्बर्स कर सकता है, क्या है, द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट, जिसके बिहाफ पर वो पे कर रहा है उसकी बोनाफाइड में हो, उसकी बेस्ट इंटरेस्ट में वो पे कर रहा हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा रहा, उसके दिल में कोई खोट ना हो कि यार आज मैं इसको पे करता हूँ तो कल मुझे ये होगा, फलाना होगा, इससे मैं ये काम निकलवाऊंगा, मतलब कि बोनाफाइड अपनी तरफ से बेस्ट इंटरेस्ट में वो काम कर रहा हो। दूसरी कंडीशन है द पेमेंट शुड नॉट बी वॉलंटरली वन, एंड थर्ड वन द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वाज बाउंड बाय लॉ टू पे। एक वो क्या है, पार्टी पेमेंट क्या है, मस्ट बी सच एज अदर। सेकंड पॉइंट मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ अनीस, एक मिनट। थर्ड वन क्या कहते हैं, द पेमेंट, पहले हम एग्जांपल कोड करेंगे देन हम उसकी दोबारा तरफ आएंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
इन शॉर्ट उसने कहा वॉलंटरी कहते हैं आजादाना, वो आजादाना नहीं, उसके बिहाफ पर वो पे कर रहा हो। कहते हैं ना चलते चलते, हाँ भाईजान क्या हाल है, ठीक है, अच्छा वो यार आप आपका वो कल बंदा कहते हैं यार मैंने इसका कर्जा देना था, चलते चलते कहे यार सर मैं आपके बिहाफ पे दे देता हूँ, भी उसके कहने पर वो, इन शॉर्ट सी बात है दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो कि एक का इंटरेस्ट है दूसरे की पेमेंट पे करने में, वो क्यों है दोनों के दरमियान में कोई ना कोई तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, जिसमें ये ऊपर कहा गया बाउंड बाय लॉ टू पे। और थर्ड वन क्या है, अब क्लियर है अनीस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके गुड। थर्ड वन है द पेमेंट मस्ट बी सच एज अदर पार्टी, मस्ट बी सच एज जिस तरह के हो वाज बाउंड बाय लॉ टू पे, लॉ की तरफ से बाउंडिंग हो। एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं कि द बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध, बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आजम, आजम ने लीज पर दी, ग्रांटेड किया, बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आजम, अजमींदार, द रेवेन्यू पेबल बाय आजम टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल फॉर द गवर्नमेंट। क्या करता है, द रेवेन्यू पेबल बाय द आजम, जो आजम ने गवर्नमेंट मतलब कि रेवेन्यू पेबल था बाय आजम टू द गवर्नमेंट को, बीइंग इन एरियर्स बकाया जात में, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड हो गई फॉर द सेल बाय द गवर्नमेंट के लिए। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी द एनुअलमेंट ऑफ द बाबर लीज, उससे क्या होगा, बाबर की लीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाबर, बाबर टू प्रिवेंट द सेल, इस सेल को बचाने के लिए, द कॉन्सिक्वेंट एनुअलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज द गवर्नमेंट टू द सम, वो क्या करता है उसको गवर्नमेंट को पे कर देता है लमसम, ड्यू टू आजम इज बाउंड टू मेक गुड, आजम इज बाउंड टू मेक गुड टू बाबर द अमाउंट सो पेड। To prevent the sale and the consequent annulment of his own lease paid by the government। सबको क्लियर है ये अब टॉपिक, पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन, लेकिन ऑब्वियसली तीनों में देखें, तीनों कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए कि उसके बोनाफाइड में हो, वारंटरली हो, और सच एज अदर पार्टी बाउंड बाय लॉ। सेकंड बुलेट हम पढ़ते हैं, पर्सन इंजॉइंग, पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट फॉर द नॉन ग्रेचुएट्स एक्ट एंड गुड्स, ये क्या है, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, कहते कोई भी बंदा अगर लॉफुली डज कुछ भी करता है फॉर अनदर पर्सन के लिए, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या कुछ डिलीवर करता है कुछ भी, नॉट इंटेंडिंग, इस इंटेंशन से टू डू सो ग्रेचुअसली, एंड सच अदर पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, और वो उससे बेनिफिट अवेल करता है, द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फार्मर, बनाने वाले को रिस्पेक्ट और रिस्टोर उसे, इन शॉर्ट वो जो उसे बेनिफिट लेगा या कुछ भी उसके रिस्पेक्ट में उसने अर्न किया है तो वो क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा। द थिंग्स आर डन और डिलीवर्ड, जो भी अगर डन हो चुकी है डिलीवर है, लेकिन कंडीशन इसके लिए क्या है कि द थिंग्स मस्ट हैव बीन डन लॉफुली। सबको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? Student, just a second.
जी, पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट अपना, अच्छा नॉन ग्रेजुएट से अनीस सिंह, नॉन ग्रेजुएट का मतलब होता है किस्म का कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम, मुफ्त खाते वाला। कहता है वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर द अनदर पर्सन, मतलब कि फ्री में जो कहते हैं ना डिलीवर करता है जो भी है या उससे बेनिफिट जो भी आप उसको है कि नॉट इंटेंडिंग, वो ये ना समझे कि सो ग्रेजुअसली एंड सच अदर पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट देयर ऑफ फॉर द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन, उसके लिए इसमें कंपनसेशन वो करेगा। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? द थिंग मस्ट हैव बीन डन लॉफुली, वो लॉफुली उसने डन किया और द पर्सन डूइंग एक्ट शुड नॉट हैव इंटेंडेड, उसकी इंटेंशन ना हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, एंड द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन, जिस पर्सन के लिए वो एक्ट डन किया है मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, वो एंजॉय किया उसने बेनिफिट ऑफ द एक्ट। एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं कि वैसा ट्रेड्समैन लीव्स गुड एट अ फाक हाउस बाय मिस्टेक, अफाक ट्रेड्स द गुड्स एज हिज ओन, अफाक उसको ट्रीट क्या कर लेते हैं कि यार जैसे ये मेरी है, ही इज बाउंड टू पे अ वैस फॉर देम। ये मैंने कहा था ना कि यार उसकी इंटेंशन ना हो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर। इसी तरह आजम सेव्स बाबर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, बाबर ने को फायर से बचाई, अब ये कहेगा भाई उसके मुझे पैसे दे, इंटेंशनली हुआ ना कि डन लॉफुली किया लेकिन शुड नॉट हैव इंटेंडेड टू डू इट, दैट शुड सी के यार उसकी इंटेंशन ना हो कि भाई मैं पैसे लूंगा ये करूंगा, नॉन ग्रेचुअसली उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। आजम इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बाबर इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुअसली, देखो यही हुआ ना। Akram Akuli takes the luggage of the Bisma at the railway station to her cabin without asking. Bisma does not object to it. Akram can get reasonable charge for his services. सबको ये टॉपिक क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? शायद आपको भी क्लियर है, ठीक है। चलें, फाइंडर ऑफ द गुड्स, सेम वही पैटर्न, अगर किसी को बनी है कोई चीज, जाहिर बात है एक तो अपनी इसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ऑब्लिगेशन भी बनती है कि भाई यार अपनी कहते हैं रीजनेबल केयर के साथ उसकी एक तो चीज रखे और इसने रीजनेबल एक्शन भी लिए हों उसको ढूंढने के लिए। हाँ, पेरिशेबल कुछ चीजें वगैरह होती हैं, अगर वो उसकी मिलती है तो ऑब्वियसली वो ही कैन यूज, वो यूज कर सकता है लॉफुली फाइंडिंग ने कहता है, लेकिन उससे पहले वो ट्रू ऑनर को टू थर्ड मोड के लिखा होता है कि उसको ढूंढने की तलाश भी करेगा। अब हम पढ़ लेते हैं, द पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी में वो रखता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द बेली, बेलमेंट। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट he is bound to take as much care of the goods as a man of ordinary prudence concern। कहते हैं ना यार एक कॉमन मैन के अंदर कहते हैं यार कम से कम इतना तो टेक केयर रखनी चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड द मैन ऑफ, इतनी केयर हो मच केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर circumstance take of his own goods, he must also take reasonable steps to trace the owner, वो रीजनेबल स्टेप भी उसने लिए हों ऑनर को तलाश करने के लिए। इफ इट डज नॉट, अगर नहीं करता, ही विल बी द गिल्टी ऑफ द फुल कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी until the true owner is found he has right to retain possession of the goods। हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर उसने कुछ अर्निंग की हो, उस पर कुछ उसने एक्सपेंसेस किए हो, he is entitled to recover those things from the actual owner। कहते ना फाइंडर ओनर may sell the goods when the where the goods are perishable nature or when the lawful charges for finding the true owner amount to 2/3 or more of the value of the goods। ये जो सेम एग्जांपल उसी तरह की है, a payment by mistake and under caution, in short by mistakenly उसको पेमेंट दे दिया किसी बंदे को या क्वेश्चन में किसी चीज के दबाव में आकर उन्होंने दी है, तो उस केस में क्या होगा? A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay it or return it। Obviously
वो रिटर्न करेगा या उसको ये पे करेगा। ऑब्वियसली जब उसकी इंटेंशन ही नहीं थी, जब उसकी कंसेंट ही नहीं थी, लेकिन बाय मिस्टेक हमने उससे ले ली। और जब कहते हैं ना कि यार चोरी वाले जिस तरह काम होता है, बाद में क्या होगा, आप रिपोर्ट लिखवाते हो और चोर जो होता है वो क्या करता है, सामान वगैरह वापस करता है। सेम वही पैटर्न के अंडर द क्वेश्चन आके आपने सारी चीजें जल्दी जल्दी दे दी। जैसे ना कनपट्टी में जब गोली रखी हो ना, मौत में कहता है ना, गर्दन में जब हाव होता है ना, तो कुछ भी करवा सकते हैं। लाइक हम, अगर मैं भी वकील हूँ, कोई इशू नहीं है कहने के बाद, भाई डॉक्टर एक वकील, कहते हैं ना गर्दन पे जब हाथ होता है ना, तो सब कुछ करवा लो इनसे, सब कुछ भी करवा लें, जब पेशेंट हर चीज में तैयार हो जाता है। तो सेम वही चीज है, जब चोर आता है ना, कहते हैं ना कि कनपट्टी पे गोली रख के जो कुछ कहते हैं ना, सब कुछ निकालने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में आप रिपोर्ट भी करवाते हो। और जब वो चोर वगैरह पकड़े जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं, तो आप क्या कहते हो, नहीं भाई हमारा सामान वापस करो। तो यही वो चीज है कि मस्ट रिपे और रिटर्न इट। अगर पेमेंट आपने कर दी, इसी तरह का केस होते हैं, पेमेंट बाय मिस्टेक या अंडर द क्वेश्चन आकर आपने पैसे दे दिए हैं। कहता है अनम एंड बिलाल जॉइंटली ओ 100 टू साइमा, अनम alone pays the amount to Saima and Bilal not knowing this fact, Bilal को इस फैक्ट का नहीं पता, pays 100 over again to Saima, Saima is bound to repay the amount to Bilal. इस तरह railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of an undue charge for carriage. The consignee pays the sum charge in order to obtain the goods. He is entitled to recover so much of the charge, so very excessive. Every person got clear this answer? ये बाकी स्टूडेंट्स किधर गए हैं? सिर्फ 6 स्टूडेंट्स रह गए क्लास में, सॉरी 6 क्या 4। कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आया कि? कोशिश क्या करें, कंटिन्यूसली ज्वाइन रखा करें। चले हम नेक्स्ट वन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मेथड। The term quantum merit means as much as earned or deserved. As much as कहते हैं यार जितना आपने कमाया और जितना हक उसका रखता हो ना, वो उसको देना चाहिए। क्वांटम मेरिट एक लैटिन टर्म्स है। The term quantum merit means much as earned or deserved in case of a breach of a contract। कहते हैं यार breach of the contract हो और जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक जितने उसके पर्सन के अगर बनते हैं ना, और जितना वो डिजर्व करता है उसको उतने दे देनी चाहिए। इसी तरह लाइक इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन ऑफ द टर्म क्वांटम मेरिट वेरीज करती है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। फर्दर डिविजिबिलिटी और इनडिविजिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो बीन टेकन इनटू द अकाउंट। ये सेपरेबल हो सकती है कि यार कितना काम हो गया है, कितना अभी रहता है। The aim of such an award is based on an implied agreement to pay for what has been done. Quantum merit is likely to be sought where one party has already performed part of his obligations and the other party then repudiates the contract, provided the injured elect to trade the contract or as terminated.
he may claim a reasonable amount for the work done. The aim of a such an award is based on the implied agreement की basis पे होगा to pay for the what has been done. मतलब कि क्या कुछ हो चुका है. quantum merit इसी तरह की है, is likely to be sought where one party, जितनी एक पार्टी अगर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, दूसरा बंदा कहता है नहीं मैंने नहीं करनी, तो वो कहता है यार जो बंदा कर चुका है उसका जो नुकसान हुआ है या उसकी पेमेंट कोई जो कुछ भी चार्जेस बनते हैं उसको वो दे देनी चाहिए. अब क्वांटम मेरिट अप्लाइज करता है इन द फॉलोइंग केसेस में. कैसे कैसे? वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड. एक वाइड एग्रीमेंट है या वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिकम्स वाइड हुआ है. कहता है व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड और व्हेन एन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, एनी पर्सन हु हैज received any advantage, उससे कोई एडवांटेज वो रिसीव कर चुका है या कुछ भी कमा चुका है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट or to make compensation for it to the person from whom it is received it, जिससे वो रिसीव कर चुका है. सेकंड है कि पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट, वही बात आ गई फ्री ऑफ कॉस्ट के बेनिफिट अगर उसने अवेल को कर लिया है कि वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम और नॉट इंटेंडिंग, ये तीनों पॉइंट वही सेम आ गए हैं जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़े थे. यही तीनों पॉइंट कि अगर कुछ भी है तो वो क्या करे, टू मेक कंपनसेशन ऑफ द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड. थर्ड वन है कि एक्ट प्रिवेंटिंग कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस. क्या है, प्रिवेंट कर रहा हो कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ. इफ अ पार्टी डज नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कंप्लीट नहीं करती और प्रिवेंट करती है द अदर पार्टी को फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, अदर पर्सन को प्रिवेंट भी करती है, तो एग्रीड पार्टी कैन सू ऑन क्वांटम मेरिट की बेसिस पर वो सूट कर सकता है. यार कंप्लीट खुद भी नहीं करता, कहता है ना जीना ना जीने देना, तो इन केस में कहते हैं ना क्वांटम मेरिट के लिए बिहाफ पर आप उस पर केस कर सकते हो. लाइक हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि शकील एंड ओनर ऑफ अ मैगजीन इंगेज हामिद टू राइट अ बुक to be published by installments in his magazine. After a few installments were published, the publication of the magazine was stopped हो गया था. It was held that Hamid could claim payment for the part already जो publish हो चुका है, उसके against में वो payment की हकदार जरूर होता है. Divisible contract की हम बात करते हैं. The party at default may sue and quantum merit of the contract is divisible. अगर डिवाइड हो सकता है एंड द पार्टी नॉट ऑन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट, वो कर चुकी है, नॉट एट डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस. एग्जांपल हम देख लेते हैं डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट की. कहता है आसिफ हायर्ड बासित टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑफ फॉर ₹1 million बट बासित abandoned this contract after having done the worth क्या है, वर्क वर्थ की 0.5 million का वो काम कर चुका है. आफ्टरवर्ड्स आसिफ गॉट द वर्क कंप्लीटेड. Basit could not recover anything for the work done because he was entitled to the payment only on the completion of work. उसको पता था कि भाई कंप्लीशन के वक्त पे डिविजिबल नहीं है. फिफ्थ वन है कि इंडिविजिबल जहां पर हो, ऊपर वाली बात ही है, इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कंप्लीटली बट बैडली. अगर उसने कंप्लीट कर लिया है घर को लेकिन बड़ा बैडली किया है, जिस क्वालिटी से आपने डिमांड की थी उस तरह नहीं किया, तो क्या होगा. That if it is an indivisible contract which has been completely performed but with faults, then the party at default may claim the amount agreed after deducting any amount. कि अदर पार्टी जिस पे फॉर एग्जाम्पल आपने घर बना लिया, यार घर बना लिया, इस पर मेरा 1 लाख रुपए खर्चा होगा तब कुछ नजर आएगा. अब आपने जो 1 लाख रुपए जो खर्चा किया है 1 लाख का जो आप रुपीज करोगे उसको क्या है कि वो डिडक्ट करके आप दोगे. यार आपने कंप्लीट तो कर लिया, जिस क्वालिटी वर्क मैंने डिमांड की थी वो नहीं मिला मुझे, तो क्या बात है कि उसको माइनस करके आप उसको करो. फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए आपने देने थे, just a second.
जी स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि आरिफ एग्रीड टू डेकोरेट बासिस फ्लैट फॉर अ लम्प सम रुपीज ऑफ 200,000 आफ्टर डिड द कंप्लीट वर्क बट द बासित कंप्लेन द फॉल्टी वर्कमैनशिप, कि यार गलत आपने किया है, कि उसकी फिर क्या है, बासित की कॉस्ट लगी है 30,000 को, तो उसके अगेंस्ट में रेमेडी को करने के लिए, उसको डिफेक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए, इट वाज हेल्ड दैट आरिफ को कितने 200 में से वो 30,000 माइनस कर। एडमिन डिपार्टमेंट में कोई पर्सन, ये एक्चुअली ना कोई टेक्निकल एरर की वजह से देखें बाकी स्टूडेंट्स भी आउट कर रहे हैं, अभी 2 स्टूडेंट्स ही अवेलेबल हैं, कोई इशू तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, यहाँ तो वालेकुम ठीक, सलाम। बिल्कुल ठीक है। असल में वो स्टूडेंट्स का कोई इशू आया होगा नेटवर्क का। अच्छा, क्योंकि अभी 2 स्टूडेंट्स सिर्फ रह गए हैं, पता नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार जो है ना लॉग इन हो रहा है। चलें 2 मिनट का हम वेट कर लेते हैं, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखें ज्वाइन करने लग गए हैं, 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। एहसन नदीम, आपके पास तो ऐसा कोई इशू नहीं है? मोहम्मद आरिफ,
चल लेते हैं, मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे इसमें इन शॉर्ट से हम कहते हैं कि यार अगर प्री सेटल ना हो तो कम से कम रीजनेबल जो रेमुनरेशन है उसको पेमेंट करना बनता है। कहते हैं आजम आस्क्ड बाबर अ प्लम्बर टू फिक्स वाटर लीकेज प्रॉब्लम in Azam's house. Babar did so. No services charges were decided between them. Babar is entitled to reasonable amount for his services. जिस तरह बाज़ औक़ात हम रक्शे वालों पे जाए ना, रक्शे वाले कहते हैं कि सर जितना बंदा ही ना जितना मुनासिब लगता है वो दे देना। इससे बेहतर है कि ना पहले से बंदा डिसाइड कर ले, अदरवाइज मसले बड़े होने। तो बाद में कहते हैं बाद में फिर आप जितनी पेमेंट करते हो ना वो फिर वो शोर में चाहते हैं। तो इसमें एक रीजनेबल वो उसका जो बनता है बनने को दे दे। इसी तरह टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंट नीचे सारी उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं इसकी एग्जांपल ही। सेकंड वन आ जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये आपका एक किस्म का समझ है कि बी लॉ का ना बोरियत तरीन चैप्टर आपके स्टार्ट हो गया। मैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आ गया। थोड़े से आपको बोरियत थोड़े से खुश्क लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन कोशिश करनी है। कहते हैं ना काबू होकर बैठना, दिलों को थाम के बैठना है। कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता हम बेशक इसको हम क्वेश्चन में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम साथ साथ टॉपिक वाइज करेंगे। आपस में आपको लगेगा कि यार सारे एक जैसे ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये आपस में आपको इस तरह लगेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें डिफरेंशिएट करेंगी आपको। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। कहते हैं ना कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, तो फ्यूचर पे डिपेंड कर जाते हैं। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का वर्ड निकला है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी ना कोई बिजनेस मैनेजमेंट में ना कुछ थ्योरीज आती हैं कंटिंजेंसी अप्रोच की। जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट कुछ पढ़ी होगी उसमें पढ़ी भी होगी। कंटिंजेंसी अप्रोच है कहते हैं यार मसला आएगा तो देख लेंगे। मैनेजमेंट को टैकल करने की होते हैं कि यार बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेजमेंट करने के ना तरीके होते हैं। कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू करने के और नॉट टू डू समथिंग कुछ ना करने। कहता है सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसे लिंक किया है तो क्या होगा? डज और डज नॉट हैपन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कर भी तो टू डू करने के और नॉट टू डू समथिंग। उस तरह के आपके टाइप्स होते हैं। कहते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी प्रोवाइड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी है एंड गारंटी है, प्रोवाइड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन कर लेते हैं कि यार अकरम कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई Basit up to the 1 million in consideration of 20,000 annual premium if Basit's house is burnt. This is a contingent contract. आगे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? द परफॉर्मेंस ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द सम फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड कर रहा होगी परफॉर्मेंस। द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट क्या होगा? वो इसके साथ लिंक होगा, कोलैटरल होगा। और द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, अनसर्टन होगा, सर्टन नहीं होगा। अब आपके क्वेश्चन के आएगा कि यार हमने पढ़े थे एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि यार ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए या सर्कमस्टेंस क्या होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए, मस्ट बी सर्टन। तो कुछ ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या है कि यार हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग है, लेकिन वो लॉफुल है। ये नहीं है कि इक्वल चांस होगा, इक्वल ना प्रॉफिट एंड लॉस का। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस तरह हम कहते हैं कि परचेज ऑर्डर आपने दे दिया और फ्यूचर में आपने परचेज ऑर्डर फुलफिल करके दे, कोई भी मिस हैपनिंग आ गई या कोई भी स्ट्राइक आ गया आपकी वजह से, प्लांट आपका बंद रहा, तो आप प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो इवेंट क्या है? मस्ट बी अनसर्टेन टिल दैट टाइम ऑफ डिलीवरी। कुछ हमने एक्सेप्शंस भी पढ़ी हुई थी। कहता है जवेद कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे 50 million टू फरहान अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। It is a contingent contract because the consideration of the promise to pay 50 million is the construction of the building, and the event namely approved by an architect is a collateral event.
इसमें क्या है कि जावेद कॉन्ट्रैक्ट करता है 50 मिलियन को फरहान के साथ, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय द आर्किटेक्ट, ये अप्रूव की हुई है। कहता है इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोमिसेस टू पे 50 मिलियन, किसके लिए है कि कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द बिल्डिंग के लिए, एंड द इवेंट नेमली अप्रूवल बाय एन आर्किटेक्ट इज अ कोलैटरल इवेंट है। अब है कि डिफरेंस बिटवीन द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजिंग एग्रीमेंट। देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी है कि वो इक्वल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इक्वल चांस होगा 50-50%। वेजरिंग में ये नहीं होता। आपको पहले पता होता है जब आपने गेम सेटल कर ली है और आपको पता है कि यार ये मैंने तो जीतना ही है, दैट इज कॉल्ड द वेजिंग एग्रीमेंट। यहीं से आपको पता लगा होगा कि यार कंटीजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, वेजरिंग के साथ एग्रीमेंट लिखा हुआ है। वेजिंग एग्रीमेंट कहता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन अंडर विच मनी और मनी वर्थ इज पेबल, जिसमें पैसे या पैसे की जो वर्थ होती है उसकी इक्वलेंट वो पेबल बनती है बाय एनी वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग, किस पे, हैपनिंग पे होने पे या नॉट हैपनिंग पे, और फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड द वेजिंग एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट बाय अ वे ऑफ वेजर इज वाइड। हमने शुरू में पढ़ा था वेजिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, वाइड होते हैं। कहता है असलान promises to pay 10,000 to Arif if it is rain today। आरिफ promises to pay, कहता है ना मैं बारिश होगी ना तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। आरिफ promises to pay कर देता है 1,000 to Arslan if it did not, the agreement is wide। फैक्ट क्या होते हैं, कहता है सच एग्रीमेंट क्या होगा, वो वाइड होगा, इसके अगेंस्ट में आप सूट नहीं कर सकते टू रिकवर द अमाउंट ऑन एनी वेजर, और ट्रांजेक्शन विच आर कोलैटरल टू द वेजिंग एग्रीमेंट में आल्सो बी वाइड। डिफरेंस है। वैलिडिटी इसकी क्या है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, वाइड एंड इलीगल है। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, कहते हैं इन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैव इन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन द अकरेंस, अपना उसका रियल इंटरेस्ट होता है कि अकरन होने से भी और ना होने पर भी ऑफ द इवेंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। इसमें क्या, पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस, तो उन्होंने पे कोई कंसर्न नहीं होता इवेंट एक्सेप्ट फॉर द विनिंग और लॉस ऑफ द अमाउंट। इसमें क्या होता है अनसर्टेन इवेंट, कहता है सर्टेन भी होता मतलब कि 50-50 चांस होता है, कोलैटरल भी होता है। इसमें अनसर्टेन इवेंट इज द सोल डिटरमिनिंग फैक्टर होता है एग्रीमेंट। इतना अकेला अकेला टॉपिक ये है कि यार एग्रीमेंट को डिटरमिन करने के लिए यार इन शॉर्ट वो कहते हैं ना मैच वर्क जो फिक्सिंग वगैरह जो करते हैं जो भी होती है वो क्या होती है, वो वेजिंग ही होती है इन शॉर्ट। मैच भी तो आपके हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है ना। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसमें इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कहते हैं ना तो जीत जा तो मैं इतने पैसे मैं दूंगा या ये मैं करूंगा, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सबको क्लियर है? जी कमर एहसन, everything got clear? Okay कमर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस करती है, वादा करती है टू सेव द अदर, दूसरे को लॉस कास्ट टू हिम, लॉस कास्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिजार हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, उसको उससे बचाने के लिए उसे प्रॉमिस करती है कि भाई मैं आपको बचा लूंगा। इसमें एक पर्सन होता है, प्रोमिजार को हम इंडेमनीफायर कहेंगे और प्रोमिजी को हम इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहेंगे।
इसमें हमने टर्म्स को याद रखना है। प्रोमिजार प्रोमिजी आपने पढ़ ली है अभी तक, ऑफर एंड ऑफरी पढ़ ली है आपने, ये टर्म्स आपने ध्यान में रखनी है। कहते हैं इंडेमनीफायर या प्रोमिजार करने वाला इज द पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस। और इंडेमनिटी होल्डर, the indemnified also referred to as the indemnity holder or promisee is the person who loss is to be made good, जिसका लॉस आपको अच्छा बनाने के लिए तस्वीर किया जा रहा है। एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बाबर अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग व्हिच कासिम मे टेक अगेंस्ट बाबर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ 200 रुपीस। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। In the above example, Arjun is the indemnifier or Babar is the indemnity holder. जी सबको क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डेफिनेशन सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? जी कमर सबको क्लियर है? अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर के। उसके राइट्स क्या क्या हैं? The promisee is entitled to recover the following amounts from the promisor, मतलब कि प्रोवाइडेड जो करता है, he acts within the scope of his authority. All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify replies. All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. वो सारे के सारे damages may be compelled, मजबूर भी किया जा सकता है, to pay करेगा in any suit में in respect of any matter to which the applies. और all costs which he may be compelled to pay, जैसे bringing की लाने वाली defending such suits, उसको suit को defend करने वाली वो, but he indemnified कौन है? Promisee should not have acted against the order of the promisor, उसके against में नहीं जा सकता, and acted as any prudent man would act under similar circumstances in his own case or with the authority of the indemnifier, और indemnifier की authority से। All sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, the compromise should not be contrary to the orders of the indemnifier and should be a prudent one or authorized by the indemnifier. इसके हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि नाइम प्रॉमिस टू कंपनसेट वकास, नाइम ने प्रॉमिस किया कंपनसेट वकास को करने के लिए फॉर एनी लॉस, जो भी वकास का लॉस होता है, दैट ही मे सफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट स्लीम, जो स्लीम के अगेंस्ट में उसने सूट फाइल किया है, उसके अगेंस्ट में जो भी उसको वकास है कि वो नाइम ने क्या क्या प्रॉमिस किया टू कंपनसेट करने। The court orders वकास to pay Slim damages of ₹50,000. The court ने क्या किया? ऑर्डर परफॉर्म किया वकास को टू पे स्लीम damages of ₹50,000 के। The cost of the suit क्या है? हमारे पास 10,000 है, was also incurred. Cost of the suit 50,000 को मतलब के damages को पे करने के लिए, रिसीव करने के लिए the court order ने वकास को, the court order वकास to pay Slim damages वो पे करे, और इसको कॉस्ट ऑफ द सूट क्या लगी? वो 10,000 लगी, वो आल्सो इंकर्ड हुई, तो वकास इज इंटाइटल्ड टू रिकवर 50,000। वकास किस चीज का हकदार है? आपका 50,000 का, बीइंग डैमेजेस ही वाज कंपेल्ड टू पे इन एडिशन 10,000 के अलावा, may also recover 10,000 being cost of the suit provided that he had acted prudently and with the authority of the name के साथ वो किया था। अगर वो कहीं उसके बगैर बात नहीं कर सके तो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एवरीथिंग गॉट क्लियर ऑन दिस पॉइंट, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। जी मोहम्मद आरिफ।
मंसूर आपको क्लियर है? अब आ रही है आवाज? ओके, इसने कहा मैंने नईम प्रॉमिस टू कंपनसेट वकास फॉर एनी लॉस, कि नईम ने प्रॉमिस किया था वकास के साथ कि यार अगर वो सूट करता है किसके अगेंस्ट में, सलीम के अगेंस्ट में, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वकील इन शॉर्ट है, आप समझो कि यार इसमें एक बंदा वकील है, तो सलीम के तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वकास को कहा कि भाई सलीम को डैमेजेस पे करो 50,000 को। अब इस केस के केस में मैंने वकील को दे दिए पैसे 10,000। अब वकास क्या है, entitled to recover 50,000 being damages, he was compelled to pay in addition, वकास may also recover 10,000 भी वो रिकवर करेगा, being cost of the suit provided he had acted prudently और with the authority of the name, लेकिन नेम के अथॉरिटी के साथ प्रोमिस आ रहा है ना ऑब्वियसली, एक है इंडेमनीफायर और दूसरा इंडेमनीफाइड इंडेमनी होल्डर। फ्रेंड यहाँ पर अजान और हम नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, बल्कि हम पहले अजान सुन लेते हैं, देन विल कॉल बैक, आफ्टर दैट हम नमाज की ब्रेक लेंगे, 2 मिनट अजान हो जाए, देन राइट बैक। ये स्टूडेंट्स हम राइट करते हैं। थर्ड वन था टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी, उसका टाइम कब स्टार्ट होता है इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी उसकी देने का। देखा द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट इन द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी, उस पे लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या वो साइलेंट है, चुप है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के मुताबिक ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द कोर्ट्स
जो कोर्ट्स में मतलब कि जुडिशियल जो भी केसेस वगैरह प्रोनाउंसमेंट वगैरह हुई हैं उनके केसेस हुए हैं, कहते हैं वो सेट कहते हैं कह सकते हैं कि दैट द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस स्टार्ट होती है एज सुन एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर किसकी स्टार्ट होती है एब्सोल्यूट और सर्टेन। इन अदर वर्ड्स दूसरे वर्ड में कहते हैं इफ द इंडेमनिटी होल्डर वाज इंकर्ड एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवन दो he has himself paid nothing, he is entitled to ask the indemnifier to indemnify him। वो पूछ सकता है कि इंडेमनीफायर को भाई इंडेमनीफाई करो। एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं देन दोबारा हम एक्सप्लेन करते हैं। Abid promises to compensate Burhan for any loss that he may suffer for filing a suit against Qasim। The court orders Burhan to pay Qasim। कोर्ट क्या ऑर्डर करती है बुरहान को टू पे कासिम को कि डैमेजेस ऑफ 50,000 को पे करे। As the loss has become certain, बुरहान may claim the amount of the loss। बुरहान अब क्या कर सकता है क्लेम कर सकता है amount the loss from Abid and gave it to the Qasim। इन शॉर्ट वो कहते हैं ना कि जब उससे उसकी लायबिलिटी शुरू हो जाती है जब से उसका राइट शुरू हो जाता है, तो वो क्या कहता है कि यार बुरहान में क्लेम कर सकता है अमाउंट ऑफ द लॉस फ्रॉम आबिद एंड गिव इट टू द कासिम। अब हम करते हैं कि हमने यही कहा था कि इट कैन बी सेड दैट इफ द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर जैसे स्टार्ट होती है एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर भी स्टार्ट हो जाती है। इन अदर वर्ड्स इफ द इंडेमनिटी होल्डर हैज इंकर्ड एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवन दो he has himself paid nothing, he is entitled to ask the indemnifier to indemnify him। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने एग्जांपलें कोट कर दी हैं। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्टीज एंड एसेंशियल हम पढ़ लेते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस or discharge the liability of the third person in case of a default। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है कि इज अ कॉन्ट्रैक्ट होता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, क्या उसकी लायबिलिटी से जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उससे वो क्या हो जाता है फ्री हो जाता है। हमने पहले पढ़ी है कि डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी या डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं। कहता है फॉर थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर उसकी पर्सन कहते हैं यार ये इस बंदे को तुम पैसे दे दो, अगर कल को ये पैसे नहीं देगा तो आई एम द रेस्पॉन्सिबल टू पे ऑन दिस बिहाफ। वो क्या होता है डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन की होती है अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसकी हम गारंटी देते हैं। जब कहता है पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, पार्टीज कौन कौन से होगा, एक प्रिंसिपल डेटर होगा, एक देने वाला, एक लेने वाला और एक श्योरिटी देने वाला। थर्ड पर्सन 3 पर्सन की पार्टी होगी, ट्राइंगल होगी। प्रिंसिपल डेटर को होगा द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसकी हमने गारंटी देनी है। और द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन दैट्स कॉल्ड द क्रेडिटर लेने वाला, और द पर्सन हु गिव्स द गारंटी वो श्योरिटी। पर्सन डेटर मतलब क्या ना लेने वाला, पैसे जिसने दिए हैं ये दिए हैं, लेने वाला क्या होगा प्रिंसिपल डेटर, वो डेटर लेने वाला होगा। डेट डेट से वर्ड निकला डेटर, और क्रेडिटर देने वाला मतलब कि जिससे हमने दिए हैं उधारे। श्योरिटी मतलब कि देने वाला, दरमियान में थर्ड पर्सन जो आएगा जो श्योरिटी देगा उसकी गारंटी देगा। Adil and his friend Saima enters into a shop and Adil says to the shopkeeper, supply the goods required by the Saima, and if she does not pay you, अगर वो आपके पे नहीं करती, it is a contract of guarantee। क्या it is a contract of guarantee? Saima is the principal debtor, the shopkeeper is creditor and Adil is the surety। कंसिडरेशन की हम बात कर रहे थे। कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन होगा? गारंटी का मतलब कि श्योरिटी का कंसिडरेशन क्या होगा, वो क्या है रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर से लेगा। जाहिर बात है उसने श्योरिटी दी है ना, तो उस पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उससे रिकवर कर सकता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू रिजल्ट इन सम बेनिफिट्स टू द श्योरिटी हिमसेल्फ। एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या क्या है? पहले थोड़ा ट्रिपलेट अग्रीमेंट, मतलब कि 3 पार्टीज का
कंप्लीमेंट्री है तो उसके ट्रिप्लीकेट एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में होगा? एक डेटर एंड क्रेडिटर के दरमियान में, एक डेटर एंड श्योरिटी के दरमियान में, और एक क्रेडिटर एंड श्योरिटी के दरमियान में। 3 ट्रिप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, और श्योरिटी एंड क्रेडिटर। थर्ड वन क्या है? इसमें राइटिंग नॉट नेसेसरी। वो कहता है कि गारंटी में आइदर बी ओरल और रिटन, हो सकती है। आजम सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बाबर ऑन द वर्बल गारंटी ऑफ सरफराज, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थर्ड वन, एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंसीडरेशन भी होनी चाहिए। लाइक अदर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट फुलफिल द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने चीजें पढ़ी हुई हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। It must be supported by the some consideration. It is not necessary that this is a direct consideration between the surety and debtor creditor. The consideration received by the principal debtor is a sufficient for the surety. कि वो अगर वो debtor ही दे दे तो इसके लिए भी consideration sufficient होती है हमारे पास। Fourth one है misrepresentation। कहता है guarantee must not be obtained by misrepresentation। किसी को धोखा दे के हमने गारंटी नहीं दी, बगैर किसी को बताया हुए, नहीं नहीं यार इमरान खान ने ना गारंटी दी थी इसकी, नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते आप। कि हाकिम वाज इनवाइटेड टू गिव अ गारंटी फॉर द ऑनेस्टी ऑफ लाइक लाइक हैड previously dismissed his servant and for dishonesty but did not disclose this fact to the hakim। उसने उसको बताया नहीं। later the servant committed embezzlement और हाकिम was held not liable। तो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड, इसके थ्रू आप गारंटी ले लो। गारंटी मस्ट नॉट ऑब्टेन बाय द फ्रॉड, कि दिखा के कुछ वो गारंटी किसी और चीज की दे, आप कर कुछ और रहे हो और डिफॉल्ट आप कर दो, तो ही इज द रेस्पॉन्सिबल। तो कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड की नहीं होनी चाहिए। कंसीलमेंट भी होगा था ना, छुपा के करना, किसी से कंसील करना। यहाँ पर स्टूडेंट हम नमाज की ब्रेक लेते हैं 5 to 8 मिनट्स के बाद, राइट बैक 5:15 बजे हम नमाज के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।
जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे थे काइंड्स ऑफ गारंटी एंड नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। काइंड्स ऑफ गारंटी मतलब कि गारंटी ले लो या श्योरिटी ले लो, जो श्योरिटी दे रहा है, जो इंश्योर कर रहा है, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी लायबिलिटी क्या होगी। इन शॉर्ट करेक्ट से हमें नाम से पता है कि यार उसकी लायबिलिटी होगी कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है डिफॉल्ट करता है, देने वाला अगर डिफॉल्टर है, तो उसकी केस में क्या होगी, उसकी लायबिलिटी होगी ही विल पे, वो पे करेगा उसकी लायबिलिटी को, जो भी उसकी ऑब्लिगेशन होगी इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी में भी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। हम कह सकते हैं कि यार कुछ स्पेसिफिक गारंटी होंगी, कुछ कंटिन्यूइंग गारंटी होंगी जो चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, चलने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये सारी जिंदगी चलती रहती है, कुछ ट्रांजेक्शन वाइज हम एलैबोरेट करते हैं इसको कि स्पेसिफिक गारंटी है व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन और डेट। डेट मतलब कि भाई उधार जो उसके रिलेटेड होंगी, इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी कम्स टू एन एंड, उसकी श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वहां पर एंड हो जाएगी जब वो डेट वापस कर देगा, उसकी लायबिलिटी हम उसके बाद कोई मजीद ट्रांजेक्शन होती है तो वो उसका लायबल नहीं होगा। और व्हेन द guaranteed debt is duly discharged or the promise is duly performed, when the guarantee जब डेट क्या हो जाएगा, फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और प्रॉमिस क्या हो जाएगा, फुली परफॉर्म हो जाएगा, that is called the specific guarantee. The Ali guaranteed payment to Basit of the price of the 5 bags of the flour to be delivered by Basit to Qasim and to be paid for 3 months. Basit delivers 5 bags to Qasim. Qasim pays for them. Qasim pays for them. This is a contract of specific guarantee. Now हम continuous guarantees की बात करते हैं कि when a guarantee extends to the series of transaction, it is called the continuous guarantee. A surety liability continues until the revocation of the guarantee. उस वक्त तक जब गारंटी खुद से वो क्या कर ले, क्या रिवोक ना कर लूं, वापस ना ले लूं। रिवोक हम पढ़कर आए, आई थिंक इसको मजीद एब्रोड करने की वर्ड को जरूरत नहीं है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़कर आए, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हम पढ़कर आए हैं। क्या टिल दैट टाइम, जब तक गारंटी वापस ना हो जाए। हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं, हम इन कंसिडरेशन दैट Babur will imply Qasim is collecting the rent of Babur's Zimedari promises Babur to be reasonable, Babur to be reasonable to the amount of 5,000 for the due collection and payment by Qasim of those rents. This is a continuing guarantee कि जब तक रेंट चलता रहेगा, जब तक वो लेता रहेगा, until that time, जब तक गारंटी वो रिवोक ना हो जाए। नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी क्या होगी, इट इज अ कोएक्सटेंसिव विद द इट इज अ कोएक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर, कि जैसे प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ वो चलती है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज एग्री। कोई और चीज अनलेस अदरवाइज नहीं एग्री तो इक्वली चलेंगी, जितनी उसकी प्रिंसिपल डेटर की होगी उतनी उसकी श्योरिटी होगी। एक्सटेंसिव Afaq guarantees to Babur the payment of a loan to be given to Chima. On default by Chima, Afaq is liable not only the amount of the loan but also for an interest and charges. वो interest का भी होगा जो उस पे मार्कअप वगैरह लगता है, charges which may have become due on it. Limitation of the surety's liability. The liability of the surety may be made less than that of the principal debtor by an express contract to the effect. Limitation क्या बताइए, the liability of the surety may be made less than that of the principal debtor, made less than that of the principal debtor by an express contract to this effect. Example quote कर लेते हैं कि Azam delivered good of rupees 40,000 to Babur on guarantee of the सरफराज के तौर पर up to the amount of 30,000.
तो बाबर कहाँ तक लाइबल है? ₹440,000, बट इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो 30,000 तक वो लाइबल होगा। इसी तरह इनिशिएशन ऑफ द श्योरिटीज लाइबिलिटी, वो इनिशिएट क्या होती है? द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेस इमीडिएटली, जैसे ही वो डिफॉल्ट करता है उसकी लाइबिलिटी स्टैंड कर जाती है। द क्रेडिटर कैन सू, जैसे ही वो डिफॉल्ट करेगा वो सू कर सकता है प्रिंसिपल डेटर की केस में, क्या अगर वो डिफॉल्ट करता है। इस तरह कंडीशन प्रेसिडेंट टू द श्योरिटीज लाइबिलिटी, क्या होंगी कंडीशन? कहता है वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ क्रेडिटर शैल नॉट एक्टेड अपॉन it until another person has joined in its co-surety, कि where a person gives a guarantee, जब एक पर्सन गारंटी देता है अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो क्रेडिटर क्या होता है? shall not act upon it, उस वक्त तक नहीं करता until another person has joined in its as co-surety के तौर पर वो ना कर ले। the guarantee is not valid if the person does not join, गारंटी क्या होगी? वो नहीं कर सकता अगर को श्योरिटी के केस में, कहते हैं ना प्रेसिडेंट, वो कहता है कंडीशन है पहले से ही श्योरिटीज लाइबिलिटी की, अगर वो को श्योरिटी है जब तक वो दूसरा पर्सन नहीं ज्वाइन करेगा तब तक वो नहीं कर सकता क्रेडिटर कुछ। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं इसकी कि आजम डिलीवर्ड गुड ऑफ ₹40,000 टू बाबर ऑन गारंटी ऑफ सरफराज, द गारंटी वाज कंडीशन ऑन जाहिद आल्सो ज्वाइनिंग एज को श्योरिटी, कंडीशन क्या है कि जाहिद भी ज्वाइन करेगा। Zahid did not join as co-surety, तो सरफराज is not liable under the contract, सरफराज लाइबल नहीं है। अब इसमें राइट ऑफ श्योरिटी का होगा। राइट्स ऑफ श्योरिटी को हम कैसे डिपेंड करते हैं कि अगेंस्ट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल डेटर, इन शॉर्ट डेटर से वो अगर उसको कोई ना कोई एक्सपेंसिव हुआ तो डेटर से वो लेने का मजाज है। अगेंस्ट टुवर्ड्स द क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट में कुछ हम पढ़ेंगे, और टुवर्ड्स अगेंस्ट द को श्योरिटीज के अगेंस्ट में कि अगर एक से ज्यादा, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल कोड की ये जाहिद वाली, तो को श्योरिटी के केस में इसकी क्या होंगे राइट्स ऑफ, इस तरह राइट्स टू सबरोगेशन, राइट्स टू इंडेमनिटी, राइट टू सिक्योरिटीज, राइट टू क्लेम सेट ऑफ एंड राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले राइट टू अगेंस्ट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल डेटर, राइट टू सबरोगेशन, राइट्स और टुवर्ड्स द प्रिंसिपल डेटर, इसमें दोनों टाइप्स आती हैं। इस तरह अगेंस्ट टुवर्ड्स द क्रेडिटर राइट टू सिक्योरिटीज एंड राइट टू क्लेम सेट ऑफ के अगेंस्ट में आएंगी, और राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन जिसमें कोई श्योरिटीज के कि यार एक से ज्यादा बंदा है तो जाहिर बात है चीजें जो भी होना श्योरिटी वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। सबसे पहले हमने कि राइट अगेंस्ट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में क्या है? राइट टू सबरोगेशन। क्या कहता है सेक्शन 40? कहता है आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट, जब पेमेंट वो कर लें, एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खत्म कर दी पेमेंट देने के बाद, द श्योरिटी इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स टू द क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर के जो राइट्स थे क्लॉथ थे, विच कैन हिमसेल्फ एक्सरसाइज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में वो कर सकता है, इट इज अ राइट ऑफ द श्योरिटी। एंड राइट टू इंडेमनिटी, वो क्या है? कहता है इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety। क्या कहता है कि यार हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो डेटर का प्रॉमिस होता है क्रेडिटर के साथ साथ, उसने क्या किया था? हमने यही कहा था तीनों कि तीन तरह के इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमने ऊपर डिफेंड भी किया था ये दिस वन। अल्टीमेटली श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का भी होता है, अगर वो पेमेंट कर भी दे तो अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली वहां से भी हो रहा होता है कि इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है द प्रिंसिपल डेटर टू द इंडेमनीफाई द श्योरिटी, कि यार प्रिंसिपल डेटर वो श्योरिटी को क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा। एंड द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर ऑल पेमेंट्स प्रॉपर्ली मेड अंडर द गारंटी। आफ्टर द श्योरिटी मेक्स द पेमेंट, he is entitled to recover from the principal debtor whatever amount he has paid rightfully including the amount of interest। ये दोनों टॉपिक सबको क्लियर है जी? मोहम्मद आरिफ, मंसूर, एहसन, क्लियर है सबको तीनों चीजें? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू मे आस्क।
जी आरिफ, आपको आवाज आ रही है? चले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं ना। थर्ड वन हमने पढ़ा था राइट्स टुवर्ड्स द अगेंस्ट टुवर्ड्स द क्रेडिटर। कहता है श्योरिटी, पहला था राइट टू सिक्योरिटीज। कहता है श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट, a surety is entitled to the benefit for of every security which the creditor has against the principal debtor। जो सिक्योरिटी क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में थी, अब वो क्रेडिटर की जगह पे किसके पास आ जाएंगी? आपके श्योरिटी के पास। एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू, whether the surety knows of the existing, बेशक श्योरिटी को वो पता है of such securities or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts, अगर क्रेडिटर वो क्या करता है, if the creditor losses and without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security। फॉर एग्जाम्पल उसने सिक्योरिटी रखवाई थी 50,000 की मालियत की जो भी थी, और से डेट ले लिया था। अब वो क्या हो गया, डेट था 1,00,000 रुपए, उसके पास सिक्योरिटी कितनी थी? 50,000 की। तो वो डेटर के पास जो 50,000 था उसकी हद तक वो श्योरिटी क्या हो जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब उसको ही इज लायबल टू पे द 40,000 या 50,000 जो डिफरेंशियल अमाउंट है। इस तरह राइट टू क्लेम सेट ऑफ, द श्योरिटी हैज अ राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ एनी व्हिच द प्रिंसिपल डेटर हैड अगेंस्ट द क्रेडिटर। जो भी है उसने देने भी है लेने भी है तो उसके अगेंस्ट में वो नलिफाई हो जाएगा। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि कासिम एडवांसेस टू बाबर his tenant 2,000 on the guarantee of Asim. Qasim has also further security for rupees 2,000 by a pledge of the Babar's furniture की भी। Qasim cancels the pledge, Babar becomes insolvent, तो Qasim sue कर सकता है Asim on his guarantee। Asim is discharged from the liability to the amount of value of the furniture। देखो 2,000 की सिक्योरिटी हो गई, उसकी हद तक वो क्या कर दिया, वो फ्री हो गया। इसी तरह राइट टू क्लेम सेट ऑफ का क्या है, Ashfaq supplies furniture of 200,000 to Bano on the guarantee of Qasim. Bano claims that some furniture is defective and refuses to pay 20,000. Qasim can ask for the adjustment of 20,000. Obviously वो कर सकता है। यार अशफाक ने सप्लाई किया फर्नीचर 200,000 को तो बानो के, किसके गारंटी पर? कासिम के। अब बानो क्लेम करती है दैट सम फर्नीचर इज डिफेक्टिव और वो पे करने से 20,000 पे करने से इनकार करती है। अब यहाँ पर कासिम वो कर सकता है, पूछ सकता है एडजस्टमेंट के लिए 20,000 हो सकती होनी चाहिए। अब राइट अगेंस्ट द कॉस्ट सिक्योरिटीज टू क्लेम द कंट्रीब्यूशन, वो क्या कहते हैं कि व्हेन अ डेट इज गारंटीड बाय टू और मोर श्योरिटीज, एक से मिलकर एक से ज्यादा मिलकर श्योरिटी देते हैं तो दे आर कॉल्ड द कोस्ट श्योरिटीज। द कोस्ट श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट, वो क्या होंगे, एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे एज एग्रीड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट, जितना गारंटीड डेट था पे करने के लिए। व्हेन वन ऑफ द कोस्ट श्योरिटीज मेक्स पेमेंट टू द क्रेडिटर, इसमें से एक बंदा भी वो सारे का सारा क्या करता है, वो पे कर देता है। ही हैज अ राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, अब उसका राइट बनता है कंट्रीब्यूशन के लिए फ्रॉम द अदर कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल 3 है, एक ने फुल फ्लेज पे कर दी तो अपना जो उसका हिस्सा है वो बाकी दोनों से वसूल करना चाहिए उसको, और उसका हक बनता है। फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन बिटवीन कोर्ट श्योरिटीज। फवाद, आप मुझे बता सकते हो कि आपने इस टाइम पे क्यों ज्वाइन किया है? आपको आवाज आ रही है फवाद? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं तो कैन यू टेल मी? जी फवाद। आपको आवाज आ रही है फवाद? आपने इस टाइम पे क्यों ज्वाइन किया है?
चलें, अच्छा जी, शुक्रिया। आपने बताया कि फवाद आपने पहले भी ज्वाइन किया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक आपके लिस्ट में नाम देखा है। खैर शायद मैंने ना देखा हो, लेकिन स्टार्ट में नेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये सबका ही आज नेट कनेक्शन क्या लॉस हुआ हुआ है? अच्छा, फिर ये चीजें मेंटेन करके रखा करें। इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्लास। ऑब्वियसली कुछ चीजें ड्रॉबैक में चल रही होती हैं। एक तो आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि यार फिजिकल आपको लेक्चर इधर उधर नहीं जाना पड़ता, आपको ऑनलाइन ही हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। पर एनीवेज, कम टू द पॉइंट। अब हम कहते हैं कि टुवर्ड्स द पेमेंट हैज अ राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर कोस्ट श्योरिटीज, और कोस्ट श्योरिटीज की तरफ से कहता है फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन। अब वो रूल्स क्या है? कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट दोनों के दरमियान में किसी के दरमियान में नहीं हुआ तो ऑल कोस्ट श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अगर कहीं नहीं है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है। एक रीजनेबल जजमेंटल अप्रोच भी यही कहती है कि रीजनेबली कंट्रीब्यूट इक्वली इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। if co-sureties have agreed to guarantee different sums, अगर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार ए बी एंड सी तीन co-sureties थी, ए ने कहा कि मैं 10,000 का लाइबल हूँ, बी ने कहा आई एम द लाइबल फॉर द 5,000 एंड थर्ड वन द डिफरेंशियल अमाउंट अगेंस्ट दी 25,000। तो अपने अपने जितने भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हुए हैं उसके मुताबिक वो कंट्रोल करके, उसके मुताबिक वो अपने आप को जितने भी सम टू द एक्सटेंट के लायबल हैं वो उतने उतने कंट्रीब्यूट इक्वली हम कर देंगे, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द मार्केबल अमाउंट। एंड वेयर देयर आर द को-श्योरिटीज आर रिलीजेस, जिसमें से एक क्रेडिटर खुद से वो कहते हैं नहीं यार जो आपका राइट बनता है, फॉर एग्जाम्पल ए के हिस्से में आपके 10,000 रुपीज आते हैं, तो क्रेडिटर खुद कहते हैं कि आई एम नॉट sorry, I will waive off the amount against the A personnel। जितना A की लाइबिलिटी बनती थी, A श्योरिटीज की थी, उसके अगेंस्ट में वो खुद से ही वेव ऑफ कर देता है, अपने छोड़ देता है अपना भी जो राइट होता है। नॉट डिस्चार्ज ऑफ द अदर्स नाइदर डज इट फ्री। इसका ये मतलब नहीं होगा कि बाकी दो श्योरिटीज वो क्या होंगी, वो फ्री हो जाएंगी। नाउ गॉट क्लियर फवाद, मंसूर, ये क्लियर है टॉपिक तीनों का? तीनों में ये है कि पहले में तो ये है कि इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर गारंटीड अमाउंट है कि एक पर्सन इतने अमाउंट का लाइबल है या इसकी अमाउंट के इक्वल अमाउंट है लाइबल है, तो वो उतना उतना शेयर करेंगे। और इसमें क्या होगा, अगर क्रेडिटर खुद से एक बंदे का हक जो है वो वेव ऑफ कर दे, छोड़ दे कि नहीं यार आपका हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, बाकी डिफरेंशियल अमाउंट मुझे पे कर दे, तो तीनों दैट इज द कोस्ट श्योरिटीज की जो राइट होंगे अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन। आई थिंक एग्जाम्पल कोड करने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल इज दैट थिंग, सिंपल कनेक्टिंग थिंग। अब है डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी। श्योरिटी कैसे कैसे डिस्चार्ज होगी? अच्छा एग्जाम्पल करवा देता हूँ जी, करवा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जिस तरह एग्जाम्पल के, सेकंड हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलें लेंथी है थोड़ी सी, कि आसिम बाबर एंड चीमा आर द श्योरिटीज टू दावर फॉर अ सम ऑफ 1,000 लेंट टू एहसान। जो एहसान को उसने दिए दावर ने, उसके तीन भाईजान श्योरिटीज थी। वैसे इतना सम नहीं है जिसमें तीन तीन बंदों को इन्वॉल्व करना पड़े, शायद एहसान इतना नाकाबिले वो कहते हैं कि यार एतबार बंदा था। एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आसिम बाबर एंड चीमा के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आसिम इज टू बी रिस्पांसिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द 1/4, बाबर टू द एक्सटेंट ऑफ द 1/4 एंड द चीमा टू द एक्सटेंट ऑफ द 1/2। 50% का वो होगा और बाकी दोनों क्वार्टर के वो दोनों होंगे लाइबल। तो एहसान मेक्स डिफॉल्ट इन द पेमेंट, और एज बिटवीन द श्योरिटीज आसिम इज लाइबल 250 रुपीज, बाबर 250 रुपीज एंड चीमा 500 रुपीज। अब इसमें जो कहते हैं कि यार अगर नहीं हुआ तो इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट, तो तीनों इक्वली लाइबल होते। अगर अब इन्होंने गारंटी कर ली तो इसके मुताबिक अपने अपने एक्सटेंड के मुताबिक वो पे करेंगे। अब क्या दावर खुद से कह देता है कि यार आसिम भाई तुम फ्री हो, तो अपने आपने 250 रुपीज नहीं देने, बाबर और चीमा दोनों पे करेंगे। नाउ फवाद गॉट क्लियर?
discharge of the surety, the ways in which a surety is discharged are shown below. किस किस मोड्स में surety discharge हो जाती है? In short, debtor अपना debt clear कर दे, surety discharge. Debt अपना debt clear कर दे, surety discharge. जैसे ऊपर हमने क्या, क्रेडिटर खुद से कह दे कि आप सही हो, साफ हो, वो अपने श्योरिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा. अगर वो डिफॉल्ट करता है और उसकी श्योरिटी अगेंस्ट में उनको फुलफिल करनी पड़ती है तो श्योरिटी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट से. तो तीनों के टाइप्स हैं. मोड्स क्या है, पहले में तो रेवोकेशन है कि यार खुद से वो डिनाई कर दे कि भाई बस आइंदा से मैं लायबल नहीं हूँ. उसका वो नोटिस देगा कि डेथ ऑफ श्योरिटी की वजह से या नोवेशन कुछ भी चेंजेस होती है. इस तरह कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर की वजह से क्या है कि वो अल्टरेशन कर दे किसी भी चीज में. रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, खुद से वो रिलीज कर दे कि यार जाओ तुम्हें मैंने माफ किया, और कुछ अरेंजमेंट्स कर दे. थर्ड वन क्या है कि इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन कर देता है, एक्ट ऑफ ओमिशन कर देता है, और फेलियर ऑफ कोर्स श्योरिटीज टू जॉइन श्योरिटी. नाउ हम डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं कि पहला है डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी बाय रेवोकेशन. कैसे रेवोकेशन, मतलब कि खुद से वो वापस ले ले, नोटिस इसमें सबसे पहले देगा. कहता है स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड by notice if the liability has not yet arisen. अगर liability अभी तक arise नहीं हुई है, a specific guarantee can be revoked, वो किया जा सकता है. और in case of continuing guarantee, surety वो क्या देगा, अपना notice देगा to future transition के लिए कि भाई आज के बाद मैं involved नहीं हूँ या हूँगा, notice देगा. Death of the surety, deceased surety state will not liable for any transition enter into the between creditor and principal debtor after the death of the surety. Even if the creditor has no notice of the debt. Novation की सूरत में कहते हैं ना something new. Novation mean क्या है कि substitution of the new contract of a guarantee for an old one. एक new contract create कर लेता है old one की जगह पर. The new contract extinguishing the right and obligation that were in effect under the old contract. अब जो कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट दी ओल्ड के अगेंस्ट में होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे और न्यू वाले खड़े हो जाएंगे. तीनों आपके पॉइंट के उसने एग्जांपल कोड के इंस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर. ये क्या है, अल्टरेशन हो गई है कुछ. कहता है इफ एन अल्टरेशन इज मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी कंसेंट लिए बगैर वो अल्टरेशन कर देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है. सो ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द अल्टरेशन. रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, कि प्रिंसिपल डेटर को खुद से वो रिलीज कर दे तो श्योरिटी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है. श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय व्हिच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड. आगे क्या है, अरेंजमेंट्स हैं कुछ. कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय व्हिच द क्रेडिटर मेक्स एन कंपोजिशन विद और प्रोमिसेस टू गिव टाइम और नॉट टू सू. The principal debtor discharges the surety unless the surety assents to such contract. Like मैं दोबारा repeat कर देता हूँ, contract between the creditor and principal debtor by which the creditor makes some composition. इस तरह composition वो करता है and promises to give time, उसको time देता है, और not to sue, वो sue नहीं करता. The principal debtor discharges the surety unless the surety assent to such contract. Example हम quote कर लेते हैं arrangements की. कहता है कि बाबर परचेज्ड अ कार फ्रॉम सलीम. बाबर परचेज किया था कार को सलीम से ऑन गारंटी ऑफ साइमा. सलीम गिव बाबर मोर टाइम, पेमेंट के लिए वो मोर टाइम दे देता है. हेल्ड द गिविंग ऑफ द टाइम ऑफ अ बाबर फॉर पेमेंट डिस्चार्ज ऑफ साइमा फ्रॉम हर लायबिलिटी. यहां तक सबको क्लियर है? कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? थर्ड वन है आपके पास डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. लाइक मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड करता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, भाई मुझसे क्यों छुपाया, मेरे साथ क्यों फ्रॉड किया. कहता है गारंटी व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मीन बाय द क्रेडिटर एंड कीपिंग साइलेंस एज टू द मटेरियल सर्कमस्टांस और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज वैलिड हो जाएगी. एक्ट ऑफ ओमिशन करता है वो. इफ द क्रेडिटर डज नॉट एक्ट व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, और ओमिट्स करता है, किसी को छुपाता है या गलती से कहता है कि एक्ट कोई भी ओमिट कर देता है, टू डू एनी एक्ट व्हिच इज ड्यूटी जिसकी श्योरिटी की टू द श्योरिटी के जो रिक्वायर्स किया था हिम टू डू, एंड द एवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज इंपेयर्ड हो जाती है, द श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है. इन शॉर्ट
मैं लिखते टाइम कोई भी चीज मैं ये है कि एक्ट और ओमिट मैं कर देता हूँ, तब मैं बाद में कहता हूँ कि नहीं यार श्योरिटी लाइबल, नो, श्योरिटी विल नॉट लाइबल इन दिस केस बिकॉज यू विल एक्टेड एज, यू विल बी एक्टेड एज, और ओमिट किया आपने लेक्चर जो भी टॉपिक था उसका। इफ द क्रेडिटर डज नॉट एनी, जो भी करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है उसके राइवलर्स के साथ, या ओमिट कर देते हो आप, खत्म कर देते हो उस चीज को। इसी तरह फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन, जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल ही पढ़ी थी कि जाहिद, बाबर एंड सलीम 3 श्योरिटीज हैं, इसमें से एक भी अगर नहीं ज्वाइन करता तो फेलियर टू ऑफ को श्योरिटी, तो आप उसके लाइबल नहीं है, क्रेडिटर नहीं कर सकता। वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन, उस वक्त तक एक्ट अपॉन नहीं कर सकता जब तक वो सारे श्योरिटी ज्वाइन ना कर लें। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज अदर्स, कहते हैं यार अदरवाइज थिंग्स एग्रीड, कोई और चीज एग्रीड ना हो जाए उस वक्त तक। तीनों टॉपिक सबको क्लियर है? चीफ फवाद, आरिफ, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती, वो क्या है? कहता वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, जहां पर प्रिंसिपल डेटर को टाइम दी जाती है, इज मेड बाय द क्रेडिटर विद द थर्ड पर्सन के साथ एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं, क्या है मतलब? कहते हैं आसम लैंड्स ऑफ 1 मिलियन टू बाबर फॉर 1 ईयर ऑन द गारंटी ऑफ द सलीम के कहने पर आजम ने प्रॉमिस करता है जाहिद थर्ड पार्टी है, फ्रेंड ऑफ द बाबर, टू गिव मोर टाइम टू बाबर टू रिटर्न द लोन, सलीम इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। थर्ड पर्सन के कहने पर मतलब क्या कहते हैं, सिफारिश के कहने पर उसके बारे में उसने टाइम ज्यादा कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि सलीम डिस्चार्ज हो गया। सेकंड वन है कि पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू इन्फोर्स any other remedy against him does not in the absence of any provision in the guarantee to the contrary discharge of the surety. Here patience on the part of the creditor के third to sue the principal debtor or to the enforce any other remedy, कोई और remedy against him, does not in the absence of any provision, अगर कोई provision है उसकी absence में उसने क्या किया, any other remedy against him, the provision in the guarantee to the contrary discharge of the श्योरिटी। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि बाबर इज इंडेप्टेड टू द सलीम एंड आजम एंड अवैस आर द श्योरिटीज ऑफ द डेट, सलीम रिलीज्ड अवैस एज श्योरिटी, इसमें अवैस नहीं होगा, द लायबिलिटी ऑफ द आजम इज नॉट डिस्चार्ज बाय रिलीज ऑफ द को श्योरिटी, उसकी डिस्चार्ज यहाँ पर नहीं हुई है। और वेयर देयर आर को श्योरिटी द रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम, ये दिस वन सॉरी एग्जांपल थी, where there are co-sureties, the release by the creditor of one of them does not discharge the other, nor does it free the surety so released from the responsibilities of the co-sureties। इसमें दूसरी वाली sureties आपकी discharge नहीं हो। Every person got my answer? ये फवाद, मंसूर क्लियर है तीनों पॉइंट्स? Okay, got it. Next one है contract of indemnity and contract of guarantee में actually difference क्या होता है? Difference between the contract of indemnity and contract of guarantee. Contract of indemnity में number of parties कितनी होती है? एक तो number of parties का सबसे पहला difference है। Contract of guarantee में आपकी होती हैं triplicate parties। Triplicate contract आपका होता है और triplicate parties होती हैं। Obviously एक debtor होगा, creditor होगा and surety होगी। तो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हमने ऊपर भी अफॉरमेंशन केसेस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक डेटर एंड श्योरिटी के दरमियान में, डेटर एंड क्रेडिटर के दरमियान में और क्रेडिटर श्योरिटी के दरमियान में। इसमें नंबर ऑफ पार्टीज 2 ही होंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एज यूजुअल। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें 1 होगा, इसमें 3 होंगे। ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा? इंडेमनीफायर अंडरटेक्स टू सेव द इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम एनी लॉस, उसको लॉस से बचाने के लिए उसको इंडेमनीफायर काम करता है। इसमें श्योरिटी होगी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, इसके सिक्योर करने के लिए प्रिंसिपल क्रेडिटर की पेमेंट को सिक्योर करने के लिए प्रिंसिपल डेटर की वो गारंटी देगा। नेचर ऑफ लायबिलिटी इसमें कौन सी होगी? प्राइमरी एंड अनकंडीशनल होगी। इसमें ऑब्वियसली एक सेकेंडरी लायबिलिटी होगी, पहली तो लायबिलिटी आपकी डेटर की बनती है, और श्योरिटी की जो लायबिलिटी होगी वो सेकेंडरी होगी बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी विल लायबल बी पे द अमाउंट ऑफ द
principal debtor, otherwise he is not liable. Until the time of default, until the time of sue, he will not liable. Nature of liability, the liability of the indemnified primary, अच्छा sorry, इसका secondary आ जाएगी, condition and co-extensive आ जाएगी, parallel चलेंगे. Circumstances of the liability वो क्या हैं? Commencement of the liability. Liability arises only on the happening of the contingency की approach पे ही होगा. Or the liability against only on the non-performance of an existing promise or non-payment of the existing debt. जब वो payment नहीं करेगा तब उसकी liability arise होगी. इस तरह right of sue की बात है. Indemnifier cannot sue a third party in his own name because the absence of the privity of the contract between him and the third party. किसी को प्रिविटी का कंसेप्ट ना समझ आया तो प्लीज आस्क. प्रिविटी का पहले वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. प्रिविटी कहते हैं कि यार एब्सेंस ऑफ दी, कहते हैं प्राइवेटली जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है आपका इन इज ओन नेम के केस में, तो राइट टू सू उसका बनता है कि इंडेमनीफायर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड थर्ड पार्टी. इसमें क्या होता है? श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर कैन सू द प्रिंसिपल डेट इन हिज ओन नेम, वो अब नेम पे कर सकता है. ये सबको डिफरेंस क्लियर है? यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. ये सारे इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पर एग्जाम्पल है कि मजीद लैबोरेट की तरफ है. यहां तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. जी फवाद, मंसूर, सबको क्लियर है? मंसूर आपका आवाज आ रही है? अच्छा फवाद, चलें हम यहाँ से ये है कि प्लेज वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कांटेक्ट करते हैं. आई वाज सम इमरजेंसी वर्क एट दिस टाइम, 10 मिनट्स पहले हम लेक्चर को एंड कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह ये है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. मीनवाइल आपको ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ केसेस वगैरह रिगार्डिंग द प्रीवियस चैप्टर्स जिनके असाइनमेंट्स वगैरह हम लोग नहीं कर सके थे, और इसके भी यहाँ तक के कुछ केसेस होंगे, कुछ असाइनमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे. इंशाल्लाह हम ये है कि प्लेज से ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस और योर कमिंग. कोशिश किया करें टाइमली इन हुआ करें. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लेक्चर को स्टॉप कर देंगे. हेड ऑफ यहाँ से हेड ऑफिस से कौन बैठे हुए हैं? प्लीज इफ पॉसिबल लेक्चर को पहले हम एंड कर सकते हैं.
Admin department, can you please over here?